फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीडी लर्निंग चैनल। वेरी गुड इवनिंग। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में टॉपिक कर रहे थे उसको ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। तो वो सेक्शन किससे रिलेटेड था? सप्लाई पे। तो उसमें हम लोग ने सप्लाई की जनरल मीनिंग देखी थी, सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है वो सब देखा था, और उसमें हम लोग ने 3 शेड्यूल्स जो है देखे थे, बट वो इन डिटेल हम लोग ने किए नहीं थे। तो शेड्यूल 1 जो है इस लेक्चर में कवर है। तो शेड्यूल 1 में क्या क्या एक्टिविटीज़ कवर हैं जो कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है। तो जनरल मीनिंग थी कि सप्लाई अगर हो रहा है तो वो कंसिडरेशन पे हो रहा है और बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है, तो वो है सप्लाई। बट कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अगर विदाउट कंसिडरेशन के की गई तो वो भी सप्लाई मानी जाएगी, दैट इज़ डीम्ड सप्लाई। तो डीम्ड सप्लाई जो है वो कवर है शेड्यूल 1 में। सो उसमें कौन सी एक्टिविटी कवर है? फर्स्ट एक्टिविटी है परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेलेबल ऑन सच एसेट्स। सो बिजनेस है तो उस केस में अगर एम्प्लॉयर है तो अपने वो कुछ पुराने एसेट्स है वो एम्प्लॉय को दे रहा है, सपोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वो जो एसेट्स दे रहा है उस पर उसको आईटीसी अवेलेबल है, तो उस केस में ही वो माना जाएगा कि वो एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन की है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, बट वो सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। मानो या ना मानो वो सप्लाई है ही। सो एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए इलेक्ट्रॉनिक डीलर परचेसेस गुड्स फॉर ₹2 lakhs इंक्लूडिंग GST ऑन विच ही हैड अवेल्ड ITC। इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको अवेलेबल था, एंड आफ्टर सम टाइम डिस्पोज ऑफ हिज गुड्स टू हिज एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने एम्प्लॉय को उसने फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स दे दिए, मतलब विदाउट कंसिडरेशन के दे दिया, और तो इस केस में ये माना जाएगा डीम्ड सप्लाई under section 7 subsection 1 clause C. So this is the exception of general meaning of supply. One of the exception. This is one of the exception of general meaning of supply. So ये हो गई फर्स्ट एक्टिविटी जिसमें मानी जाएगी वो डीम्ड सप्लाई, भले ही वो बिना कंसिडरेशन के की गई हो। और सेकेंड एक्टिविटी है कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो भी मानी जाएगी डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई कैसे? बिकॉज प्रिंसिपल जो है एजेंट को सेल कर रहा है गुड्स विदाउट कंसिडरेशन के, या तो एजेंट जो है वो सप्लाई कर रहा है गुड्स प्रिंसिपल को बिना कोई कंसिडरेशन पे, तो उन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है सप्लाई करने की गुड्स विदाउट कंसिडरेशन पे, वो भी सप्लाई में ही कवर होगा, वो माना जाएगा डीम्ड सप्लाई। तो थर्ड एक्टिविटी है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स as specified in section 25 when made in the course of business। ठीक है, जब भी दो रिलेटेड पर्सन्स के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सर्विसेज या गुड्स सप्लाई हो रहे हैं बट वो बिजनेस पर्पस के लिए हो रहे हैं तो वो माना जाएगा सप्लाई, बट विदाउट कंसिडरेशन पे हो रहे हैं। तो ये पॉइंट हमको ध्यान में रखनी है कि ये जो सेक्शन है वो बोलता है कि शेड्यूल बोलता है कि विदाउट कंसिडरेशन पे ट्रांजैक्शंस हो रही है, ठीक है। तो बट इसका एक्सेप्शन है कि प्रोवाइडेड मीन्स जो है, जो ये जनरल प्रोविज़न बोलता है, बट उसके एक्सेप्शन में भी कोई एक्सेप्शन में फॉल होता है दैट gifts not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both। अगर सपोज RIL है और RIL जो है अपने एम्प्लॉयज़ को दिवाली पे गिफ्ट्स दे रही है, दिवाली पे जो भी गिफ्ट्स दे रही है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं है, सपोज़
वो गिफ्ट दे रही है 35,000 रुपीज़ की हर एक एम्प्लॉय को, तो उस केस में वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर यही गिफ्ट जो देती थी वो 60,000 के रुपीज़ में देती थी, 60,000 अमाउंट की गिफ्ट देती थी अपने एम्प्लॉयज़ को, एक पर एम्प्लॉय को, तो उस केस में वो माना जाता सप्लाई, वो माना जाता सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, सो ये रिलेटेड पर्सन्स कौन होते हैं? हम लोग ने पढ़ तो लिया कि गुड्स से सप्लाई हो रहे हैं दो रिलेटेड पर्सन्स के बीच में, तो रिलेटेड पर्सन में कौन कौन कवर होते हैं? एक तो ऑफिसर्स या तो डायरेक्टर्स हैं एक दूसरे के बिजनेस के, या लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं, कोई फॉर्म के पार्टनर्स हैं, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं कोई फॉर्म के, तो वो होंगे। एम्प्लॉय या तो एम्प्लॉय कोई है कंपनी के, एम्प्लॉय या एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, and any person directly or indirectly owns or control 25% or more of outstanding voting stock or shares or both of them। तो ये समझते हैं कि सपोज पर्सन है मिस्टर ए, एंड मिस्टर ए जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज अ सपोज ये एम्प्लॉय है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो होल्ड कर रहा है 25% से ज़्यादा कोई कंपनी में, ABC लिमिटेड कंपनी में वो होल्ड कर रहा है 26%। तो ये भी जो हो गए ये रिलेटेड पर्सन्स हो गए। या इस पर सपोज या इसके जगह पे कोई ये डायरेक्टर होता तो वो भी रिलेटेड पार्टीज हो जाती। ठीक है, तो और है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, तो दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब इसका एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए है वो कंट्रोल कर रहा है मिस्टर बी को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसमें मीन्स कुछ ना कुछ उसका स्टेक है या कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से वो, सपोज मिस्टर ए है वो ABC कंपनी के, यहाँ पे एक मिनट, सपोज मिस्टर ए है वो इन्वेस्ट कर रहा है अपना मनी ABC कंपनी में, कितने शेयर्स वो परचेज कर रहा है? 51% वो स्टेक ले रहा है, तो उस केस में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है ABC कंपनी को। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। एक सेकेंड, आगे का कंसेप्ट देखते हैं। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन, दोनों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है कोई थर्ड पर्सन। इसको भी समझते हैं। सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ये दोनों इसमें इन्वेस्ट करते हैं, या ये दोनों जो पर्सन्स हैं वो सपोज यहाँ पे ये एक कंपनी है, एक सेकेंड, यहाँ पे कंपनी है XYZ लिमिटेड, तो इसके जो डायरेक्टर्स हैं उन दोनों को अपॉइंट कर सकते हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो ये इसमें कुछ कंट्रोल करते हैं, इसके कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, इनके डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये दोनों दो पर्सन जो हैं एक कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये आ गया रिलेटेड पर्सन्स में कवर हो गया। ठीक है, और उसके बाद है टुगेदर दे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, दोनों मिलके, यही एग्जांपल दिया था जो पहले दिया था। और मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, सपोज इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहा है वॉच विदाउट कंसिडरेशन पे, ये इसको वॉच गिफ्ट कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन पे। तो
वो कवर हो गया, वो भी कवर हो जाएगा सप्लाई में, तो ये माने जाएंगे डीम्ड सप्लाई। आई होप concepts are clear now. कंटिन्यू है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफिस अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सी इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इम्पोर्ट की जा रही है किससे, रिलेटेड पर्सन से। जो रिलेटेड पर्सन अभी हम लोग ने पढ़े थे कौन से कवर होंगे रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में। यहाँ तो कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट है आउटसाइड इंडिया में, वहाँ से हम लोग सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं। सपोज़ यूएसए में से सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं या और कोई कंट्री से सर्विसेज इंपोर्ट किए जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बट विदाउट कंसिडरेशन। सपोज इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज मिस्टर अमिताभ बच्चन अपने हाउस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, वो पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो उस केस में ये कवर नहीं होगी यहाँ पे। बट बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए सर्विसेज इंपोर्ट की जा रही हैं बट वो विदाउट कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, जैसे कि वो फिल्म एक्टर हैं तो उनको कंसिडरेशन नहीं ली जा रही है, जो इंजीनियर है उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो विदाउट कंसिडरेशन पे कर रहा है, बट वो पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है तो उसमें ये कवर नहीं होगा। अगर हम लोग सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन के और बिज़नेस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो इस केस में सप्लाई माना जाएगा एज अ डीम्ड सप्लाई, मानो या ना मानो वो सप्लाई माना जाएगा। जैसे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से याद आता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का जो है हम लोग ने कंसेप्ट पहले भी किया है, कहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो एक किया था कि सेक्शन 7(1)(a) में 7(1)(b) में कंसीडरेशन पे अगर इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज, और दूसरा 7(1)(c) में विदाउट कंसीडरेशन पे इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरी हैंडराइटिंग पे नहीं चाहिए, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो कंसीडरेशन पे जो हम लोग सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे थे तो वो बिज़नेस पर्पस के लिए कर रहे थे तो वो भी सप्लाई था, या तो पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे थे वो भी सप्लाई था। बट यहाँ पे जो है हम लोग ये कहाँ पे था 7(1)(b) में, ये कंसेप्ट पढ़ा था हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बताया था ये कंसेप्ट, तो वो भी सप्लाई में कवर होगा। बट यहाँ पे बात हो रही है कि विदाउट कंसिडरेशन के जो एक्सेप्शन है बट बिज़नेस पर्पस के लिए किया जा रहा है तो वो भी सप्लाई है। तो ये बातें आपको ध्यान पे रखनी है कि इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज, दो सिचुएशंस हैं, एक तो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं और एक विदाउट कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं तो वो 7(1)(d) में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर बिज़नेस पर्पस से कर रहे हैं या पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो वो सप्लाई में आ जाएगा। और अगर सर्विसेज हम लोग विदाउट कंसिडरेशन पे इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया अमिताभ बच्चन जी का, तो वो बिज़नेस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो तभी वो माना जाएगा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वो सप्लाई माना जाएगा। तो ये 7(1)(c) बोल सकते हैं आप, या तो शेड्यूल 1 बोल सकते हैं, ठीक है, या तो शेड्यूल 1 बोल सकते हैं आप, उसमें कवर है ये। तो ये सब 4 एक्टिविटीज़ थी जिसमें जो मानो या ना मानो वो सप्लाई मानी जाएगी। यही था आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट। शेड्यूल 1 हमने इस वीडियो में कवर किया, बाकी जो शेड्यूल्स हैं, 2 शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 वो आगे के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। ओके गाइस,